वेट्स इन किलोग्राम, वेट्स इन किलोग्राम ये है, और फिर है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वेट्स इन किलोग्राम, और फिर है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखिएगा कैसे करना होगा, वेट्स इन किलोग्राम और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या दे रखा है, 31 to 35, 31 to 35। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका वेट 31 किलोग्राम से 35 किलोग्राम तक है? ऐसे स्टूडेंट्स हैं 9। 36 से 40, ऐसे स्टूडेंट्स जिनका वेट 36 किलोग्राम से 40 किलोग्राम तक है, ऐसे स्टूडेंट्स हैं 5। 41 से 45, 41 से 45 ये है 14। 46 से 50, 46 से 50 ये है 3। 51 से 55 1। 56 से 60 2। 61 से 65 2। 61 से 65 2। 66 से 71। 66 से 70 है 1, और 71 से 75 1। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 38। ये हमको डेटा दे रखा है। अब ये इसमें क्या बोल रहे हैं, अब आप वापस ना आप वापस प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर पर आ जाओ। तो प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में ऐसे ना कई क्वेश्चंस जो हैं वो स्टैटिस्टिक्स वाले क्वेश्चन में से उन्होंने दे रखा है, पूछा है। जैसे अब हम क्या कर रहे थे, पेज नंबर 282 पर एग्जाम्पल नंबर 9 दे रखा था, कंसिडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, टेबल 14.3। तो ये चैप्टर नंबर 14 में क्वेश्चन दे रखा है, विच गिव्स द वेट्स ऑफ 38 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। तो ये डेटा हमने चैप्टर नंबर 14 में से उठाया। अब वो पूछ क्या रहे वो देखिएगा। फर्स्ट है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द वेट ऑफ अ स्टूडेंट इन द क्लास लाइज इन द इंटरवल 46 to 50 किलोग्राम। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द वेट ऑफ द स्टूडेंट्स, दैट द वेट ऑफ अ स्टूडेंट लाइज फ्रॉम 46 to 50 किलोग्राम के ऐसे स्टूडेंट के होने की प्रोबेबिलिटी बताइए कि उसका वेट जो है वो 46 से 50 किलोग्राम की रेंज के बीच में होगा। तो वो आप प्रोबेबिलिटी बताइए। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं? 3 स्टूडेंट्स हैं ऐसे, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 38। ठीक है, तो नोट करिएगा, नोट करिएगा यहाँ पर फर्स्ट पार्ट के हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट with weight in the range of 46 to 50 किलोग्राम। हमें ये बताना है उस स्टूडेंट की, ऐसे स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी बतानी है जिसका वेट 46 से 50 किलोग्राम हो। तो ऐसे स्टूडेंट कितने हैं? 3। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 38। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल मतलब जो चीज़ पूछी जा रही है उसका फेवर करने वाले आउटकम्स कितने हैं? 46 से 50 किलोग्राम के बीच वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? 3। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 38। तो 3/38 इसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गई। बताइए जी, क्लियर है इतना सबको?
Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. चलिए जी। Yes, sir. ओके ओके, चलिए जी, अगर ये क्लियर है तो फिर मैं आगे चलता हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में है कि गिव टू इवेंट्स इन दिस कंटेक्स्ट, वन हैविंग प्रोबेबिलिटी 0 एंड द अदर हैविंग प्रोबेबिलिटी 1। गिव टू इवेंट्स इन दिस कंटेक्स्ट, वन हैविंग प्रोबेबिलिटी 0 एंड द अदर हैविंग प्रोबेबिलिटी 1। तो मुझे दो इवेंट्स ऐसे बताने हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो, और एक इवेंट ऐसा बताना है जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो, और एक इवेंट ऐसा बताना है जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो। ठीक है, तो देखिएगा, an event with a zero probability, an event with a zero probability may be an event with a zero probability may be a student with weight 76 किलोग्राम। एक ऐसा स्टूडेंट जिसका वेट 76 किलोग्राम है, ऐसे स्टूडेंट के होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो आप ये बताएंगे कि यहाँ पर तो मैक्सिमम जो रेंज है वो 71 से 75 वाली है, 75 से ऊपर वेट वाला तो कोई स्टूडेंट है ही नहीं। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट हैज 76 kilogram weight is equal to probability of a student that a student has 76 kilogram weight। 76 किलोग्राम वेट वाले कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर? एक भी नहीं है, यानी कि 0। तो 0 अपॉन 38, और 0 अपॉन 38 क्या होगी? प्रोबेबिलिटी 0। पहले ये बताइए, ये समझ में आ गया? Yes. Yes, ठीक sir. है, चलिए जी। उसके बाद हम ये कहेंगे an event with one probability will be a student with weight between 31 to 75 किलोग्राम। A student with weight between 31 to 75 किलोग्राम। आप ये देखिए, 31 से 75 किलोग्राम, 31 से 75 किलोग्राम के बीच में तो कितने स्टूडेंट्स आ गए? सारे ही आ गए ना, सारे ही आ गए भाई। अगर हमसे ये पूछा जाए, भाई ये बताइए कि ये जो क्लास है ना, ये जो 38 स्टूडेंट्स की क्लास है, इसमें 31 किलोग्राम से 75 किलोग्राम, 31 किलोग्राम से 75 किलोग्राम वजन, इस रेंज के बीच के कितने स्टूडेंट्स हैं? हम कहेंगे सारे। और सारे कितने हैं? 38। तो 38 अपॉन 38 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। बताओ, समझ गए कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट हैज वेट between 31 to 75 किलोग्राम इज इक्वल टू, भाई तो ये कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका 31 से 75 के बीच में वेट है? सारे स्टूडेंट्स 38। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? वो भी 38। तो 38 अपॉन 38 कितना हो गया? 1। बताइए जी, क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. बताइए, Yes, sir. बाकी बच्चे हाँ। बताएं। विहान, वेदांत, वैभवी, टिया, सुमन, Yes, sir. Yes, sir. सभी को क्लियर है?
ठीक है, दोनों पार्ट बताइए, निर्भय, लावण्य, लक्ष्य, कुशाग्र। Yes, sir. Clear. Yes. ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. चलिए जी, ओके। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 था। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 में है 50 सीड्स वर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ईच ऑफ 5 बैग्स ऑफ सीड्स। ठीक है, 5 बैग्स ऑफ सीड्स। तो 5 बैग्स ऑफ सीड्स मतलब 5 बैग हैं, उनके अंदर ना बीज भरे हुए हैं, सीड्स हैं उनके अंदर। हम ये बोलते हैं कि एंड वर केप्ट अंडर स्टैंडर्डाइज्ड कंडीशंस फेवरेबल टू जर्मिनेशन। जर्मिनेशन का मतलब आप समझते होंगे, वो जो स्प्राउट्स निकल जाते हैं ना सीड्स के अंदर से, जो उनके अंदर से अंकुर निकलने लगते हैं जिससे कि वो ग्रो करने लगता है, तो उसको जर्मिनेशन बोलते हैं उस प्रोसेस को। तो उनको जो 5 बैग हैं सीड्स के, उनके अंदर सीड्स भरे हुए हैं और उन 5 बैग्स को ऐसी कंडीशन में रखा जाता है, ऐसी फेवरेबल कंडीशंस में रखा जाता है ताकि उनमें जर्मिनेशन होने लगे, उनमें से स्प्राउट्स निकलने लगे। ठीक है, फिर वो बोलते हैं आफ्टर 20 डेज, 20 दिन बाद, द नंबर ऑफ सीड्स विच हैड जर्मिनेटेड इन ईच कलेक्शन वर काउंटेड एंड रिकॉर्डेड एज फॉलोज। फिर एक टेबल दे रखी है, 20 दिनों के बाद ये देखा गया बैग, इधर लिखा है बैग और इधर है नंबर ऑफ सीड्स जर्मिनेटेड। बैग और नंबर ऑफ सीड्स जर्मिनेटेड। तो ये इधर वाला पोर्शन मिटा रहा हूं मैं, इससे पहले वाले क्वेश्चन का जो है। तो बैग 1, फर्स्ट बैग में कितने सीड जर्मिनेट कर गए? 40। सेकंड बैग में कितने सीड जर्मिनेट कर गए? 48। थर्ड बैग में 42। फोर्थ बैग में 39। और फिफ्थ बैग में 41। ये डेटा दे रखा है। अब इसके बाद देखिएगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन ऑफ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट पार्ट में इन्होंने पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन ऑफ मोर देन 40 सीड्स इन अ बैग। तो फर्स्ट पार्ट में है प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन ऑफ मोर देन 40 सीड्स इन अ बैग। तो ये प्रोबेबिलिटी बताइए कि किसी बैग में 40 से ज़्यादा सीड जर्मिनेट कर जाएं। तो हम ये कहेंगे कि ऐसे कितने बैग्स हैं जिसमें 40 से ज़्यादा, मोर देन 40 सीड्स। तो 40 वाला नहीं आएगा, ये तो एग्जैक्टली 40 है, मोर देन 40 है 40। तो 1, 2 और 3, तो ऐसे 3 बैग्स हैं आउट ऑफ 5। इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.6। समझ गए होंगे सभी बच्चे? बताइए जी, क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं फिर। इसके बाद सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में है
probability of germination of 49 seeds in a bag. Germination of 49 seeds in a bag. ये बताइए कि क्या किसी बैग में 49 सीड्स जर्मिनेट हो रहे हैं? हम ये कहेंगे नहीं जी नहीं, एक में 40 है, 48 है, 42 है, 39 है, 41 है, लेकिन 49 सीड्स किसी भी बैग में जर्मिनेट नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे कितने बैग्स हैं जिसमें 49 सीड्स जर्मिनेट हो रहे हो? 0। वो टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं? 5। तो 0/5 इज इक्वल टू 0। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन ऑफ मोर देन 35 सीड्स इन अ बैग? Probability of germination of more than 35 seeds in a bag. 35 सीड्स से ज़्यादा जर्मिनेट हो रहे हो किसी बैग में, तो हम ये कह रहे हैं भाई 35 से ज़्यादा तो हर एक में जर्मिनेट हो रहे हैं, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें सब में 35 से ज़्यादा सीड्स जर्मिनेट हो रहे हैं। तो कितने बैग्स हैं जिसमें 35 से ज़्यादा सीड्स जर्मिनेट हो रहे हैं? हम कहेंगे 5 के 5 सब में, तो 5 में। और टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं? वो भी 5 हैं। तो 5/5 हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई 1। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए जी ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। ये हमारे सारे एग्जांपल्स कंप्लीट हुए। फिर एक्सरसाइज 15.1 जो है, एक्सरसाइज 15.1 में शुरुआत का जो क्वेश्चंस हैं, शुरुआत के क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, वो आप करना। हम करेंगे लास्ट के क्वेश्चंस इसमें। लास्ट के क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। टोटल 13 क्वेश्चंस हैं, तो मैं क्वेश्चन नंबर 13 देखूंगा सबसे पहले और फिर रिवर्स ऑर्डर में हम चलेंगे। देखिएगा एक्सरसाइज 15.1 एक ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर में, और इसके लास्ट क्वेश्चन से हम चलेंगे पीछे की तरफ। Exercise 15.1 question number 13. क्वेश्चन नंबर 13 में इन्होंने बोला, इन क्वेश्चन 1 of exercise 14.2 you are asked to prepare a frequency distribution table regarding the blood groups of 30 students of a class. Use this table to determine the probability that a student of this class selected at random हैज ब्लड ग्रुप AB। ठीक है, तो एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो आपको क्या करना है, आप इससे पहले वाले चैप्टर में एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में पहुंच जाइए और पहले उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन 1। और क्वेश्चन 1 में हमें दे रखा है कि जो ब्लड ग्रुप्स दे रखे हैं मैं ऐसे लिख रहा हूं, ABOO ABOO ABO ABO AO
ए बी ओ बी ए 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 ओ कॉमा ए बी ओ ए बी ओ ए बी ओ ए बी बी ए ओ ए बी बी ए ओ बी ए बी ओ। ठीक है, तो इसमें है क्लास 8th के 30 स्टूडेंट्स के ब्लड ग्रुप्स का ये डेटा दे रखा है। अब जब ब्लड ग्रुप्स का डेटा दे रखा है तो जरा आप इसको एक बार काउंट कर लो। 30 स्टूडेंट्स बोला इन्होंने, तो कहीं हमसे लिखने में गलती तो नहीं हो गई, तो हम 30 काउंट करेंगे पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। और डेटा हमने बिल्कुल ठीक लिखा है। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल निकालना है। तो सबसे पहले देखिए ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप और इधर है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ब्लड ग्रुप क्या है? ए। तो ब्लड ग्रुप ए में देखिएगा कितने स्टूडेंट्स हैं ए वाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 स्टूडेंट्स हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए है। फिर ब्लड ग्रुप बी वाले देखिएगा 1 2 3 4 5 6 6 स्टूडेंट्स हो गए। फिर ब्लड ग्रुप ओ वाले देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 स्टूडेंट्स हो गए। फिर ए बी वाले 1 2 3 3, तो आप टोटल काउंट करेंगे तो टोटल 15 हो गया, टोटल 30 हो गया, है ना। अब इन्होंने, अब वापस आ जाइए आप क्वेश्चन पर, जो एक्सरसाइज इसमें था, प्रोबेबिलिटी में था, पेज नंबर 285 पर आ जाइए वापस। तो यहाँ जो क्वेश्चन 13 था, इन्होंने बोला यूज दिस टेबल, ये जो मैंने टेबल बनाई है, ये जो टेबल बनाई है, यूज दिस टेबल टू डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास सेलेक्टेड एट रैंडम हैज ब्लड ग्रुप AB। तो प्रोबेबिलिटी that a student has blood group, probability that a student has blood group AB। तो AB वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? AB वाले 3 स्टूडेंट्स हैं और इनका टोटल कितना था? इनका टोटल था 30। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 3/30 1/10, मतलब ये हो गया 0.1। 0.1 बताइए जी, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, इसके sir. ओके, इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन 12 है, वापस चल रहे हैं हम, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा, 12 में ये पूछ रहे हैं कि इन क्वेश्चन 5 ऑफ एक्सरसाइज 14.2 यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल regarding the concentration of sulfur dioxide in the air in parts per million of a certain city for 30 days. Using this table, find the probability of the concentration of sulfur dioxide in the interval 0.12 to 0.16 on any of these days. ठीक है, on any of these days. तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर तो मेरे को ये बताना था, ये डिस्क्रीट डेटा है। डिस्क्रीट डेटा मतलब कि A ब्लड ग्रुप A वाले कितने बच्चे 9, B वाले कितने 6, O वाले 12, AB वाले 3। ये डिस्क्रीट डेटा जिसमें एक वैल्यू होती है और नंबर ऑफ क्वांटिटी होती है, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी होती है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या आपका पर्सन लिविंग इन एनवायरनमेंट हो, कुछ भी हो। तो इसी तरीके से अब देखिएगा,
अब हमारे पास ना इन्होंने बोला एक रेंज दे दी इन्होंने 0.12 से 0.16, यानी कि अब जो डेटा है वो डेटा मेरे को कंटिन्यूअस डेटा बनाना है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस डेटा का मतलब क्या हो गया, जिसमें रेंज दे रखी होती है कि भाई जैसे एक क्वेश्चन हमने देखा था कि 31 से 35 किलोग्राम वाले स्टूडेंट्स, 36 से 40 किलोग्राम वाले स्टूडेंट्स, तो इस तरह से अब मेरे को कंटिन्यूअस डेटा बनाना है। चलिए जी कंटिन्यूअस डेटा बनाते हैं। क्या बोला इन्होंने, एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो वापस से एक्सरसाइज 14.2 पर आ जाओ। एक्सरसाइज 14.2 14.2 ये पेज नंबर 246 पर दे रखा है आगे। द डेटा obtained for 30 days is as follows। तो डेटा देखिएगा क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 12 है ये प्रोबेबिलिटी का, उसमें मुझे हेल्प लेनी है क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 14.2 का। तो जो डेटा दे रखा है वो नोट करें पहले, 0.03, 0.08, 0.03, 0.08, 0.08, 0.09, ये वाला मिटा रहा हूँ आगे जो पुराना क्वेश्चन है। जीरो पॉइंट जीरो थ्री, 0.08, 0.08, 0.09, 0.04 और 0.17, 0.16, 0.05, 0.02, 0.06, 0.18, 0.20, 0.11, 0.08, 0.12, 0.13, 0.22, 0.07, 0.08, 0.08, 0.01, 0.10, 0.06, 0.09, 0.18, 0.11, 0.07, 0.05, 0.07, 0.01 और 0.04, ये पूरा डेटा दे रखा है। अब मुझे क्या करना है इसमें ना, मैं जो है अब डेटा बनाऊंगा जैसा उस क्वेश्चन में पूछ रखा है। वापस पेज नंबर 285 पर आ जाइए। Using this table, find the probability of the concentration of sulfur dioxide in the interval 0.12 to 0.16। ठीक है, मैं ये पोर्शन मिटा रहा हूँ। तो जैसे ना हमको वेट वाला डेटा है तो वो किलोग्राम में दे देते हैं, ठीक। हाइट का डेटा है वो सेंटीमीटर में या इंचेस में दे देते हैं। तो ये जो डेटा है ये पॉल्यूटेंट्स का डेटा है। और पॉल्यूटेंट्स क्या होता है, पॉल्यूटेंट्स का पॉल्यूटेंट्स की जो यूनिट होती है ना वो दे रखी होती है हमको पार्ट्स पर मिलियन में।
किसमें? पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब ये है कि 1 मिलियन अगर पॉल्यूटेंट्स हैं तो एक मिलियन अगर हमने पार्टिकल्स लिए एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स, तो उसमें पॉल्यूटेंट्स कितने हैं? तो 1 मिलियन में पॉल्यूटेंट 0.03 है या 0.08 है या 0.08 है। तो ये इससे ये पता चलता है कि जितने पॉल्यूटेंट्स के पार्टिकल्स ज़्यादा हैं उतना ही ज़्यादा उस दिन पॉल्यूशन ज़्यादा है। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा, जाहिर सी बात है, 0 पॉइंट समथिंग 0 पॉइंट समथिंग। तो ये जो एनसीईआरटी बुक है ये काफ़ी पुरानी बुक है, बहुत पहले लिखी गई है। तो ये पुराने ज़माने की बात हो रही है। आज के तो आप वो देखते ही होंगे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है क्या होता है, वो 200 200 300 300 तक पहुंच जाता है। तो ये तो बहुत पुराने ज़माने की बात है जब पॉल्यूशन होता ही नहीं था। तो यहाँ पे आप नोट करें कि पार्टिकल्स इन पार्ट्स पर मिलियन, शॉर्ट में लिख देते हैं बेटा पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। देखिए अब यहाँ पर जो डेटा हमको बनाना है वो 4 के 0.04 का मेरे को गैप लेकर चलना है। तो 0 पॉइंट, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट दे रखी है तो मैं लिखूंगा 0.00 टू 0.04, 0.04 टू 0.08, 0.08 टू 0.12, 0.12 टू 0.16, 0.16 टू 0.20, 0.20 टू 0.24। और मुझे लगता है इससे आगे कोई वैल्यू दे नहीं रखी, 0.22 तक दे रखा है बस, तो उससे ज़्यादा की ज़रूरत है नहीं। यहाँ हम लिखेंगे इनकी फ्रीक्वेंसी, मतलब ऐसे कितने डेज है, नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज, और टोटल डेज कितने होने चाहिए? 30। तो देख लो एक बार, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, तो 6 5 30, तो टोटल 30 डेज का ये डेटा हमको दे रखा है। अब देखें भाई ये 0.00 से 0.04। अब सवाल ये उठता है कि 0.00 से 0.04 और इधर भी 0.04 है, तो 0.04 को इधर काउंट करूं या इधर काउंट करूं? तो हमेशा याद रखना, लोअर लिमिट ली जाती है, अपर लिमिट नहीं ली जाती। जब भी ऐसा डेटा होता है कि उसमें पहले वाले सीरीज की अपर लिमिट और दूसरे वाला जो रेंज है उसकी लोअर लिमिट जब सेम होती है तो लोअर लिमिट ली जाती है, अपर लिमिट नहीं ली जाती। ठीक है, तो इसका मतलब आपको यहाँ लेना है 0.00 से 0.03 तक, समझ गए? 0.04 यहाँ पर इंक्लूड होगा। मेरी बात सबको क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो 0.00 से 0.03 तक आप काउंट करें, देखो कितने हैं। 0.03 एक हो गया, ये नहीं लेंगे, 2, 3, 4, तो 4 हो गए। अब 0.04 इंक्लूड करेंगे, 0.04, 0.05, 0.06 और 0.07। 0.08 नहीं लेंगे, अपर लिमिट छोड़ देते हैं, लोअर लिमिट लेते हैं हमेशा। तो अपर लिमिट 0.08 को छोड़ दो, तो 0.04 से 0.07, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए। फिर 0.08 से 0.11 तक, 0.11 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9, इसमें भी 9 है। फिर 0.12 से 0.16 तक नहीं, 0.15 तक, अपर वाला छोड़ देते हैं। तो 0.12 से 0.15 तक, 0.12 से 15 तक, 12 से 15, हाँ,
1 2 2, सिर्फ 2 है इसमें। 0.16 से 0.20 तक नहीं, 0.19 तक, ठीक है। तो 0.16 से 0.19 तक, तो 1 2 3 4 4, 0.20 से 0.24 तक, तो 0.20 से 0.23 तक लेंगे। 0. बल्कि ये तो लास्ट वाला है तो 0.24 भी ले सकते हैं इसमें। तो 0.20 1 2 2, बस 2 हैं। काउंट करो, टोटल 30 डेज का डेटा 30 होना चाहिए। 4 + 9 13 + 9 22 + 2 24 + 8 20 कितना हो गया? 4 + 9 13 + 9 22, तो ज़्यादा हो गया ना? नहीं, मैंने 4 गलत लिखा है, लास्ट में 2 था, तो 30 हो गया। बताइए जी, क्लियर? Yes, sir. चलो जी, अब जरा यस सर। ओके, अब मैंने जैसे ये डेटा बना लिया, अब इस डेटा के बाद में जरा देखेंगे क्वेश्चन में पूछा गया है। ये पूछ रहे हैं यूजिंग दिस टेबल फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द इंटरवल 0.12 से 0.16। 0.12 से 0.16, तो जो सल्फर डाइऑक्साइड सबसे बड़ा पॉल्यूटेंट होता है एटमॉस्फेयर में, और वो इन्होंने बोला कि 0.12 से 0.16 वाला ऐसे कितने दिन हैं, ऐसे कितने दिन है पूरे मंथ में, तो हम ये बोलेंगे ऐसे 2 डेज हैं आउट ऑफ 30 डेज। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड lying in the range 0.12 से 0.16, lying in the range 0.12 to 0.16, 2 out of 30 days, तो 2/30, वन अपॉन 15, ये इसका आंसर है। एक बार चेक कर लीजिए, 15.1 का क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। बिल्कुल सही है, 1/15, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। हम डिक्रीजिंग रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं। हमने 13 देखा, 12 देखा, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में क्या है? 11 bags of wheat flour each marked 5 kilogram actually contained the following weights of flour in kilogram, ठीक है। तो 11 बैग्स थे, ठीक है। ठीक, तो अब जरा देखिएगा, जो व्हीट फ्लोर के जो बैग्स हैं, यानी कि आटा जिस बोरी के अंदर भरा जाता है, तो वो दे रखा है इन्होंने डेटा, और ये बोल रहे हैं कि उसके ना हर एक जो बोरी है जिसके अंदर आटा भरा जाता है, हर एक बोरी के ऊपर लिखा हुआ है कि 5 किलोग्राम, लेकिन एक्चुअली उसमें कितना आटा है वो इस डेटा में इन्होंने दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 कितना दे रखा है इन्होंने? फर्स्ट बैग सेकंड बैग करके देख लीजिए। 4.97, एक बैग में लिखा हुआ है 5 किलोग्राम, लेकिन एक्चुअल में जब मेजर करा गया तो 4.97 किलोग्राम निकला उसमें।
फ्लोर। फिर उसके बाद देखते हैं अगला है 5.05, अगला है 5.08, फिर है 5.03, फिर है 5.00, 5.06, 5.08, 4.98, 5.04, 5.07, 5.00। तो टोटल ये 11 बैग्स हो गए जिसमें आटा भरा हुआ है, जिसमें फ्लोर भरा हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा ये बोल रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग्स चोजन एट रैंडम कंटेन्स मोर देन 5 किलोग्राम ऑफ फ्लोर। तो प्रोबेबिलिटी उस चीज़ की निकालनी है कि इनमें से कोई भी एक बैग हम चूज करें तो उसमें 5 किलोग्राम से ज़्यादा फ्लोर हो। तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी दैट bag contains more than 5 किलोग्राम फ्लोर। तो ऐसे कितने बैग्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लेंगे, ये 5.00 वाले नहीं लेंगे। और टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने थे, 11, तो ये हो गया 7/11। बताइए जी, सभी को समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, पूरी एक्सरसाइज छोड़ रहा हूँ, पूरी की पूरी एक्सरसाइज आप लोगों के लिए होमवर्क है। और आप लोग प्रिपेयर रखना, मैं आपका मंडे को इस बार टेस्ट लेने वाला हूँ। मंडे को आपका टेस्ट जो है वो प्रोबेबिलिटी का होगा। और प्रोबेबिलिटी से पहले हमने कौन सा चैप्टर करा था बताएंगे? सर्कल्स नहीं, सरफेस एरिया करा था। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का और सरफेस एरिया का इसका आपका टेस्ट लेंगे हम, ये मंडे को होगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो संडे तक आप लोग प्रिपेयर रहिएगा। कहीं किसी बच्चे को बीच में कोई डाउट आए तो बताना। ठीक है, और होमवर्क जो आप करेंगे वो होमवर्क करके मेरे को व्हाट्सएप करेंगे, मेरे को व्हाट्सएप करिएगा, भेजिएगा। और ये भी आपको बता देता हूँ कि मंडे से मैं ऑफलाइन कर रहा हूँ क्लासेस स्टार्ट। तो जो बच्चे टेस्ट देने यहाँ पर आएंगे वो यहाँ आकर टेस्ट दे देंगे, और जो ऑनलाइन देना चाहें वो ऑनलाइन, आपकी मर्जी है। मैं मंडे से ऑफलाइन कम ऑनलाइन दोनों स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए जी, ओके Thank you, sir. Recording stopped. ओके Thank you, sir. ओके।